गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखो बेटा, कल हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हमने कल एक टॉपिक स्टार्ट किया था। लास्ट टॉपिक है IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। देखो, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि भाई IFRS क्या होता है कि आज इंडिया के अंतर्गत किसी भी बिजनेस एंटरप्राइजेस के द्वारा अपनी अकाउंटिंग को फॉलो करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को यूज़ किया जाता है। देखिए, एक्चुअल में इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी के द्वारा टाइम टू टाइम कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू किए जाते हैं, जिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इंडिया में डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अप्लाई करते हैं। लेकिन आप ये देखो कि जो ग्लोबल नॉर्म्स हैं, यानी कि फॉरेन नॉर्म्स हैं, और इंडियन बिजनेस नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, दे आर डिफरेंट। तो इसलिए क्या होता है कि अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अपने बिजनेस को ऑपरेट कर रहा है और किसी फॉरेन कंट्री के थ्रू अपने बिजनेस के लिए कैपिटल को रेज कर रहा है, तो उन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिफिकल्ट हो जाता है कि ग्लोबल एंटरप्राइजेस या ग्लोबल रूल्स के साथ अपने देश के या अपनी कंट्री के रूल्स को एडजस्ट करना। तो इसकी वजह से कुछ मॉडिफाइड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट फील की गई। तो इस वजह से इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे उनमें कुछ मॉडिफिकेशन करके IFRS को इशू किया, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। इनको इशू किया गया ताकि हम ग्लोबल लेवल के ऊपर अपने बिजनेस एंटरप्राइजेस को मैच कर पाए। तो देखिए, कल मैंने आपको IFRS की मीनिंग के बारे में बताया था कि भाई IFRS किसे कहते हैं, IFRS का मीनिंग क्या है। अब इसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, अब हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज assumptions in IFRS। देखो, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज assumptions in IFRS। IFRS की assumptions क्या है? assumptions का मतलब, देखो, जब आप इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को यूज करते हो तो उनको यूज करने के पीछे कुछ एजम्पशंस होती है, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है। तो वो एजम्पशन कौन कौन सी है IFRS की? तो देखो, IFRS की जो एजम्पशंस है उसमें हमारी फर्स्ट एजम्पशंस आती है दैट इज गोइंग कंसर्न एजम्पशन। आपने ये सारी एजम्पशन पढ़ी हुई, इनके नाम याद रखने। गोइंग कंसर्न एजम्पशन। देखो, IFRS की जो फर्स्ट एजम्पशंस है उसका नाम है गोइंग कंसर्न एजम्पशन। गोइंग कंसर्न एजम्पशंस का मतलब क्या होता है कि देखिए, व्हाइल अप्लाइंग द IFRS इट इज एज्यूम दैट अवर बिजनेस विल बी इन एग्जिस्टेंस फॉर द लॉन्ग टाइम पीरियड। जब आप अपने बिजनेस में IFRS को यूज करते हो, अप्लाई करते हो, तो आप लोग हमेशा ये मान के चलते हो कि योर बिजनेस विल बी इन एग्जिस्टेंस फॉर द लॉन्ग टाइम पीरियड, इन नियर फ्यूचर इट इज नॉट एस्टिमेटेड टू बी शट डाउन। आप लोगों को अकाउंटिंग प्रिंसिपल वाले चैप्टर में मैंने गोइंग कंसर्न एजम्पशन या कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। तो एक एजम्पशन हम लोग इस IFRS को अप्लाई करते समय ये मान के चलते हैं कि अवर बिजनेस विल बी इन एग्जिस्टेंस फॉर द लॉन्ग टाइम पीरियड, इन नियर फ्यूचर इट इज नॉट सपोज्ड टू बी शट डाउन द बिजनेस। हम लोग ये उम्मीद करके नहीं चलते कि हमारा बिजनेस जल्दी ही बंद होगा। तो दिस इज अवर फर्स्ट एजम्पशन। इसके बाद जो सेकंड एजम्पशन है वो है एक्यूरल एजम्पशन। सेकंड जो एजम्पशन है उसका नाम है एक्यूरल एजम्पशन। एक्यूरल एजम्पशन। देखिए डियर, एक्यूरल एजम्पशन का मतलब क्या होता है, इसके बारे में भी आप लोगों को पता है। एक्यूरल कॉन्सेप्ट, वहां पे मैंने पढ़ाया था कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट का दूसरा नाम आप लोगों को पता है एजम्पशंस होता है। तो एक्यूरल कॉन्सेप्ट में मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि अकॉर्डिंग टू एक्यूरल कॉन्सेप्ट एनी ट्रांजैक्शन वुड बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट व्हेन द ट्रांजैक्शन टेक प्लेस, नो मैटर इट इज इन कैश और इन क्रेडिट। तो सेम बात यहाँ पे अप्लाई होगी कि अकॉर्डिंग टू एक्यूरल एजम्पशन
any transaction would be recorded on the book in the books of account on the day when the transaction take place, whether it is in cash or in credit. यानी कि किसी भी ट्रांजेक्शन को आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में उसी दिन रिकॉर्ड कर लेंगे जिस दिन आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है। उसमें ये मैटर नहीं करेगा कि ट्रांजेक्शन इज इन कैश और इन क्रेडिट। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास मेजरिंग यूनिट एजम्पशन। थर्ड जो एजम्पशन है दैट इज मेजरिंग यूनिट एजम्पशन। देखो बेटा ये वाली एजम्पशन थोड़ी सी न्यू है, नई एजम्पशन है, मेजरिंग यूनिट एजम्पशन। मेजरिंग यूनिट एजम्पशंस का मतलब होता है कि एट विच वैल्यू द एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। यानी कि किसी भी एसेट्स और लायबिलिटी को मेजर करने का क्राइटेरिया कौन सा होगा। उनके देखो जैसे नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि अपने बिजनेस में हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। आप लोगों को मैंने बताया था कि नॉर्मली हम लोग एसेट्स को उस प्राइस के ऊपर रिकॉर्ड करते हैं जिस प्राइस के ऊपर हमने एसेट्स को परचेज किया था। बट अकॉर्डिंग टू IFRS एसेट्स शुड बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट एट देयर करंट परचेजिंग प्राइस। यानी कि किसी भी एसेट्स को उसके करंट परचेजिंग प्राइस के ऊपर आपको बुक्स में रिकॉर्ड करना चाहिए। इट मींस एसेट्स शुड बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट एट द प्राइस एट विच दे आर अवेलेबल एट प्रेजेंट इन मार्केट। यानी कि देखो जैसे मान लो आज आपके पास एक गाड़ी है, ठीक है, आपने 2 साल पहले गाड़ी को 10 लाख रुपए में परचेज किया था। कोई आपके पास कार है जिसको 2 साल पहले 10 लाख रुपए में आपने परचेज किया था। नॉर्मली हम लोग अपने बिजनेस में हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं जिसके अकॉर्डिंग उस कार को आज भी हम अपनी बैलेंस शीट में 10 लाख रुपीस पे दिखाएंगे। लेकिन IFRS ये कहता है कि भाई मान लो उस कार की आज की डेट में जो मार्केट वैल्यू है वो 7 लाख रुपीस है। वही कार आज की डेट में 7 लाख रुपीस में अवेलेबल है तो आप उसको 7 लाख के ऊपर दिखाएंगे। इसी प्रकार लायबिलिटीज आल्सो शुड बी रिकॉर्डेड एट द प्राइस at which they can be settled in present। किसी भी लायबिलिटी को आज अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में आप उस प्राइस के ऊपर दिखाओगे जिस प्राइस के ऊपर उनका सेटलमेंट किया जा सकता है। क्लियर? तो इसको हम कहते हैं मेजरिंग यूनिट एजम्पशन। तो देखो आपकी बुक में मेजरिंग यूनिट एजम्पशन के बारे में दिया हुआ है कि मेजरिंग यूनिट इज द करंट परचेजिंग पावर। भाई मेजरिंग यूनिट मींस करंट परचेजिंग पावर। 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट डू मीन बाय मेजरिंग यूनिट। तो मेजरिंग यूनिट मींस करंट परचेजिंग पावर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मेजरिंग यूनिट एजम्पशन एसेट शुड बी रिकॉर्डेड एट देयर करंट मार्केट प्राइस एंड आल्सो द लायबिलिटी शुड बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट एट द प्राइस एट विच दे कैन बी सेटल्ड। यानी कि किसी भी लायबिलिटी को हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में उस प्राइस के ऊपर दिखाइए जिस प्राइस के ऊपर उस लायबिलिटी को आप सेटल कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर? इसके बाद अगला पॉइंट आता है दैट इज कांस्टेंट परचेजिंग पावर एजम्पशन। फोर्थ जो एजम्पशन है उसका नाम है कांस्टेंट परचेजिंग पावर एजम्पशन। देखो डियर हमारी जो नेक्स्ट एजम्पशन है उस एजम्पशंस का नाम है कांस्टेंट परचेजिंग पावर एजम्पशन। इस एजम्पशंस का मतलब क्या होता है? देखो इस एजम्पशन में केवल एक छोटी सी बात है कि वी शुड एडजस्ट अवर कैपिटल एट द एंड ऑफ ए फाइनेंशियल ईयर। यानी कि देखो जैसे क्या होता है कि कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करता है। अब आपको पता है कि हम लोग प्रॉफिट जो भी अर्न करते हैं उस प्रॉफिट को ओनर की कैपिटल में ऐड किया जाता है। आप लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर में भी देखा था कि अगर हम लोग कोई भी प्रॉफिट अर्न करते थे तो उस प्रॉफिट को किस में ऐड करते हैं? कैपिटल में ऐड करते हैं। अच्छा क्या होता है कि बिजनेस में जो प्रॉफिट होता है वो कंटिन्यूअसली अर्न किया जाता है। जैसे आज मैं दुकान पे जाता हूँ, मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ,
मैंने आज अपनी दुकान खोली तो आज के दिन में मैंने अपनी दुकान में 500 रुपीज का प्रॉफिट अर्न किया, नेक्स्ट डे 200 का प्रॉफिट अर्न किया, नेक्स्ट डे 300 का प्रॉफिट अर्न किया। तो इस प्रकार एक साल में मान लो मैं 5 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न करता हूँ, ठीक है। तो क्या होता है कि जो प्रॉफिट है वो हमारी कैपिटल में ऐड होना होता है, लेकिन उसको हम कंटिन्यूसली ऐड नहीं करते कि आज का प्रॉफिट 500 है कैपिटल में ऐड कर दो, कल का प्रॉफिट 300 है कैपिटल में ऐड कर दो। या हम अपनी दुकान में कपड़े बेच रहे हैं, आज हमने एक शर्ट बेची 500 में खरीदी थी, 600 में बेची, 100 रुपए का प्रॉफिट कमाया, इमीडिएटली कैपिटल में ऐड करो, नहीं। आप लोग प्रॉफिट या लॉस जिसका भी एडजस्टमेंट कैपिटल में करते हो वो एट द एंड ऑफ ए फाइनेंशियल ईयर करते हो। तो देखिए इसमें कहते हैं कि कांस्टेंट परचेजिंग पावर एजम्पशन में क्या कह रहे हैं कि दिस एजम्पशन रिक्वायर्ड that the value of capital be adjusted to inflation at the end of a financial year, या value of capital be adjusted at the end of a financial year। कैपिटल में हमें जो एडजस्टमेंट करना है वो एक फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग के ऊपर करना है। क्लियर है बेटा? तो ये थे हमारे पास एजम्पशंस ऑफ IFRS, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है दैट इज नीड फॉर IFRS। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नीड फॉर IFRS। देखो बेटा हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है नीड फॉर IFRS। भाई IFRS की नीड क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी जरूरत क्या है। भाई हमारे पास क्वेश्चन आता है कि आप लोग IFRS को क्यों अप्लाई करते हो। तो देखो इसका मैंने एक सिंपल सा रीजन बताया था कि आज की डेट में हमारा जो बिजनेस है ना वो वर्ल्ड लेवल के ऊपर कनेक्टेड है। देयर आर मेनी एंटरप्राइजेस which are doing their business on international level, ठीक है। जैसे मैं कल मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था रिलायंस कंपनी का। रिलायंस एक ऐसी कंपनी है जो इंडिया में भी बिजनेस कर रही है और अमेरिका में भी बिजनेस कर रही है। इसी प्रकार बहुत सारी कंपनियां आप लोगों के सामने जैसे पेप्सी है, कॉक है, कॉलगेट है, पेप्सोडेंट है, ये कुछ ऐसी कंपनियां जो केवल एक कंट्री तक लिमिटेड नहीं है बल्कि इनकी जो बिजनेस एक्टिविटी है वो मोर देन 1 कंट्रीज में ऑपरेट होती है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जैसे मान लो कोई इंडियन कंपनी है और वो अमेरिका में भी अपना बिजनेस कर रही है, वहां के ऊपर भी वो कैपिटल रेज करती है, इंडिया में भी कैपिटल रेज करती है। तो ऐसी कंपनियों को 2 अकाउंट के सेट बनाने पड़ेंगे। एक तो सेट ऑन द बेसिस ऑफ अमेरिकन कस्टम, अमेरिकन रूल्स, और एक सेट ऑफ अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इंडियन रूल्स। और फिर उनको क्या करना पड़ता है, कंसोलिडेट करना पड़ता है, इकट्ठा करना पड़ता है, मिलाना पड़ता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि एक ऐसे रूल्स की रिक्वायरमेंट पड़ी जो दोनों कंट्रीज में सेम अप्लाई हो। तो इसलिए हम लोग IFRS को इशू करते हैं, IFRS को अप्लाई करते हैं सो दैट डिफरेंट कंट्रीज के जो कस्टम्स है, जो रूल्स हैं, उनमें कंपेरेबिलिटी ला सके, उन दोनों को सेम बना सके, ठीक है। तो देखिए अब हमारे पास सीधा क्वेश्चन आता है कि नीड फॉर IFRS। भाई आपको IFRS की रिक्वायरमेंट क्यों है। तो देखिए इसके जो पॉइंट्स हैं आप लोगों को नोट सेल्फ बनाने। देखो पहला पॉइंट आता है इजी एक्सेस टू ग्लोबल कैपिटल मार्केट। इसकी जो रिक्वायरमेंट है उसमें फर्स्ट पॉइंट आता है इजी एक्सेस access to global capital market। देखिए बेटा क्या होता है, पहला पॉइंट है इजी एक्सेस टू ग्लोबल कैपिटल मार्केट। अब यहाँ पे पहले तो 2 चीजों को समझिए। एक वर्ड तो आप समझिए ग्लोबल कैपिटल मार्केट। ग्लोबल कैपिटल मार्केट क्या होता है। देखो आप लोगों ने FDI का मतलब सुना होगा।
FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसमें जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो हमारी कंट्री में पैसा लगा सकते हैं। इसी प्रकार जैसे आज मान लो हम लोग अपनी कोई कंपनी अमेरिका में खोलते हैं तो नो डाउट हमें उस कंट्री की करेंसी को ऑब्टेन करना पड़ेगा। भाई हम दूसरे देश में जाकर बिजनेस कर रहे हैं तो वहां की करेंसी, वहां का पैसा आपको चाहिएगा। तो जब हम उस कंट्री के मार्केट से पैसा रेज करते हैं तो उसको हम फॉरेन या ग्लोबल कैपिटल मार्केट कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जब किसी बिजनेस, आज की डेट में हमारे जो बिजनेस एंटरप्राइजेज है दे आर ग्लोबली लिंक, वो ग्लोबल लेवल के ऊपर लिंक है, ठीक है, दे आर ग्लोबली लिंक। देयरफॉर टू रेज द फंड फ्रॉम द ग्लोबल मार्केट या ग्लोबल कैपिटल मार्केट, it is necessary that our financial statement should be prepared on the basis of IFRS, because the financial statement prepared on the basis of IFRS are easily acceptable in global market। अगर हम अपने IFRS के बिहाफ के ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो ग्लोबल जो इन्वेस्टर्स होते हैं या जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो उनको आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो उनको आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि कैपिटल मार्केट हैव नाउ बिकम ग्लोबल एंड कंपनीज आर नाउ इन अ पोजीशन टू एसेस द फंड्स ग्लोबली। यानी कि कह रहा है कि जो कैपिटल मार्केट है ना वो आज की डेट में ग्लोबल हो गया है एंड ए कंपनी इज इन ए पोजीशन टू रेज द फंड फ्रॉम ग्लोबल मार्केट। यानी कि कंपनियां आज इस कंडीशन में है कि वो ग्लोबल मार्केट में से फंड रेज करके, फंड ले सके। फॉरेन, इसी में एक बात लिख लेंगे, फॉरेन इन्वेस्टर्स इजली बिलीव द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ IFRS। यानी कि देखो जो बिजनेस एंटरप्राइजेस अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट IFRS के बिहाफ के ऊपर बनाते हैं उनके ऊपर फॉरेन इन्वेस्टर्स आसानी से बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, ठीक है। देयरफॉर IFRS provide a platform to get the fund from the global capital market। अब आप इसमें लिखेंगे क्या, इस पॉइंट में आप लिखेंगे कि IFRS provide a platform to get the fund from global capital market because the foreign investor easily believe the financial statement prepared on the basis of IFRS। क्लियर बेटा। इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है दैट इज इजी टू मेक कंपैरिजन। नेक्स्ट पॉइंट है इजी टू मेक कंपैरिजन। देखो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है इजी टू मेक कंपैरिजन, कंपैरिजन करना आसान है। देखो आप लोगों को पता है कि एवरी बिजनेस फर्म वांट टू मेक ए कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इट्स बिजनेस रिजल्ट विद अदर फर्म्स रिजल्ट और विद इट्स ओन पास्ट ईयर रिजल्ट्स, ठीक है। लेकिन देखो कंपैरिजन करने के लिए जब आप लोग कंपैरिजन करना चाहते हो तो पहली बात तो आज की डेट में जो कंपैरिजन है वो केवल एक पर्टिकुलर एरिया तक लिमिटेड नहीं है कि एक्स लिमिटेड जो नॉर्मल में बिजनेस कर रहा है वो वाई लिमिटेड जो नॉर्मल की फर्म है उससे कंपैरिजन करेगी। आज हम अपना कंपैरिजन वर्ल्ड लेवल के ऊपर करना चाहते हैं, ठीक है। और उसके लिए जरूरी होता है कि यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज को फॉलो किया जाए। भाई अगर इंडिया की एक कंपनी अमेरिका की एक कंपनी के साथ कंपैरिजन करना चाहती है तो उसके लिए जरूरी होता है कि दोनों कंपनियों के बीच में एक जैसी अकाउंटिंग पॉलिसीज को फॉलो किया जाए। तो हम लिखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ IFRS कैन इजीली बी कंपेयर्ड एट ग्लोबल लेवल। सीधा एक ही लाइन, ज्यादा कुछ डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ IFRS कैन इजीली बी कंपेयर्ड ऑन ग्लोबल लेवल। यानी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट IFRS के बिहाफ के ऊपर बनाए जाते हैं उनको आप आसानी से ग्लोबल लेवल के ऊपर कंपेयर कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है दैट इज यूनिफॉर्मिटी इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। थर्ड पॉइंट है यूनिफॉर्मिटी in
फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग। देखो बेटा, यूनिफॉर्मिटी इन फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग, इसका मतलब, यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है समानता, इक्वलिटी, ठीक है। इन फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी कहा जाता है इसको कई बार। देखो क्या होता है कि जैसे अभी मैंने बताया कि अगर मान के चलो कि आपके पास कोई स्ट्रिक्ट रूल्स है विच आर फॉलोड बाय एवरीवन, तब तो एक यूनिफॉर्मिटी आएगी। लेकिन अगर हर बंदा फ्री है टू अडॉप्ट देयर ओन पॉलिसी, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी। तो सीधी सी लाइन आप एक ही लिखेंगे कि अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड ऑन बिहाफ ऑफ IFRS आर यूनिफॉर्म, कंपेरेबल एंड ट्रांसपेरेंट। यानी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट IFRS के बिहाफ के ऊपर बनाए जाते हैं, दे आर यूनिफॉर्म, कंपेरेबल एंड ट्रांसपेरेंट। यानी कि वो सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक जैसे होते हैं, कंपेरेबल होते हैं और उनमें ट्रांसपेरेंसी होती है, किसी भी प्रकार का फ्रॉड नहीं हो, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, दैट इज लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेज फ्रॉम अब्रॉड। लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेज्ड अब्रॉड। देखो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेज्ड अब्रॉड। अब्रॉड मीन्स फॉरेन कंट्री। देखो जैसे भी मैंने बताया कि देयर आर सम कंपनीज विच आर ऑपरेटिंग देयर बिजनेस ऑन द ग्लोबल लेवल। बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो कि ग्लोबल लेवल के ऊपर अपने बिजनेस को ऑपरेट करती है। जैसे इंडिया की कोई कंपनी है दैट इज वर्किंग इन अमेरिका, तो क्या करना पड़ता है कि उसको अमेरिका की कैपिटल मार्केट में से पैसा रेज करना पड़ता है। अब आपको पता है कि इंडिया के जो फाइनेंशियल रूल्स है वो अलग है और अमेरिका के जो रूल्स है वो अलग है। तो दैट कंपनी हैव टू प्रिपेयर टू सेट ऑफ अकाउंट, वन सेट ऑफ अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ अमेरिकन रूल्स एंड मतलब कि फॉरेन रूल्स, and one set of accounts on the basis of Indian rules.